हेलो जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसा तैयारी चल रहा है। आइए आज साइंस का 7वां सेट प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं आप लोग का तैयारी कितना है और आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। सेट लगाइएगा ज़रूर, खुद एग्ज़ाम भी आने वाला है और अपने आप को देखिए कि कितना तैयारी है आप लोग का। पहला क्वेश्चन है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न है। इसमें 31 से लेकर 50 तक है, 20 क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा साइंस का करते हैं और 30 क्वेश्चन झारखंड का प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी 6 हो चुका है, झारखंड में 7 हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, सेट लगाइएगा। पहला क्वेश्चन है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न है। पहला है हरित लवक, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है कोशिका झिल्ली, चौथा है केंद्रक। बताइए पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर क्या है, किस कारण से अंतर है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखिए, वैसे तो कोशिका भित्ति और हरित लवक ये दोनों तो पादप कोशिका में ही पाया जाता है, लेकिन यहाँ हम ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे, हरित लवक। हरित लवक के कारण दोनों में अंतर है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। और ये कोशिका भित्ति जो है लोग को पता होगा, सेलुलोज का बना होता है और इसमें क्या होता है, म्यूरिन पाया जाता है। म्यूरिन पाया, जिसके कारण ये क्या होता है, कठोर होता है। कठोर या दृढ़ भी बोल सकते हैं, दृढ़ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलरा का रोगाणु किसने खोजा था। कोलरा का रोगाणु किसने खोजा था। पहला है रॉबर्ट कोच, दूसरा है लेनेस, तीसरा है ड्रेसर, चौथा है हेंसेन। कोलरा का रोगाणु किसने खोजा था, बताइए। इसका आंसर क्या होगा। कोलरा को पता होगा, हेजा विब्रियो कोलेरी, नाम सुने होंगे आप लोग। नामक जीवाणु से होता है और इसमें क्या आंत को प्रभावित करता है, दस्त और उल्टियाँ लगातार होती रहता है। तो इसका रोगाणु का खोज किसने किया, कोलरा का। इसमें आप देखिएगा, इसका यहाँ ऑप्शन में है रॉबर्ट कोच, लेनेस, ड्रेसर, हेंसेन। इसमें यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ये, रॉबर्ट कोच। लेकिन इसमें आप पढ़िएगा तो इसमें एक ठो नाम आता है साइंटिस्ट का, फिलिपो पचीनी इसको सबसे पहले खोजा था, इसको 1854 में। लेकिन बाद में अच्छे से देखा जाए तो रॉबर्ट कोच ने कब, 1883 में वो खोजा था। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, अनाज के खेतों का अध्ययन क्या कहलाता है। अनाज के खेतों का अध्ययन क्या कहलाता है। पहला है पोमोलॉजी, दूसरा है एग्रोनॉमी, तीसरा है ओलेरीकल्चर, चौथा है फ्लोरीकल्चर। अनाज के खेतों का अध्ययन बताइए क्या कहलाएगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन बता देते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, पूछता है। पोमोलॉजी किसको कहते हैं, फलों और फल देने वाले पौधों का अध्ययन, पोमोलॉजी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, एग्रोनॉमी होगा इसका आंसर। कृषि विज्ञान या अनाज के खेतों का अध्ययन इसी में आता है। और ओलेरीकल्चर क्या होगा, इसमें होगा सब्जियों का खेती होता है ओलेरीकल्चर में, और फ्लोरीकल्चर में फूलों का, इसका सब्जी। इसका आंसर क्या होगा, एग्रोनॉमी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर्णहरित तथा डैश की उपस्थिति में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर्णहरित तथा डैश की उपस्थिति में संपन्न होती है। पहला है जल, दूसरा है पोषक, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसकी उपस्थिति में, पर्णहरित तथा ऑप्शन डी होगा, सूर्य।
फिर भी प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसमें और होता है, जैसे जल होता है तो जल कहाँ से लेता है, जल लेता है मृदा से, और चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की क्या कहाँ से लेता है, वातावरण से। तो जल कार्बन डाइऑक्साइड पर्णधरी तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर। जल में तैरने वाली पक्षी क्या रखते हैं, जल में तैरने वाली पक्षी क्या रखते हैं। पहला है जालीनुमा पैर, दूसरा है बड़े पंख, तीसरा है लंबी चोंच, चौथा है अंगूठा पंजों के साथ। जल में तैरने वाली पक्षी क्या रखते हैं, तो आंसर क्या होगा बताइए। जल में तैरने वाले पक्षी देखे होंगे, हंस होता है और क्या बतख होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पहला जालीनुमा पैर होता है, चप्पू की तरह रहता है, जो काम करता है चप्पू की तरह, तैरने में मदद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 6वां नंबर। इनमें से कौन से दो खाने योग्य प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, इनमें से कौन से दो खाने योग्य प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। पहला है मांस और अंडा, दूसरा है कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्मजीव, तीसरा है सोयाबीन और मूंगफली, चौथा है दूध और पत्तेदार सब्जियां। कौन दो है जो अच्छे प्रोटीन के साधन हैं, खाने योग्य प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, सोयाबीन और मूंगफली। अगला देखिए 7वां नंबर। यकृत किसका स्रोत है, यकृत किसका स्रोत है। पहला शर्करा, दूसरा है वसा में घुलित विटामिन, तीसरा है खनिज लवण, चौथा है प्रोटीन। बताइए यकृत क्या होगा आंसर, बताइए यकृत किसका स्रोत है। तो इसका किसके साथ जाएंगे, इसका ऑप्शन डी यानी चौथा ऑप्शन के साथ जाएंगे, प्रोटीन। बहुत सारा प्रोटीन को ये कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करते रहता है। और यकृत में क्या रहता है, ये ब्लड में जो शर्करा रहता है ग्लूकोज, उसको ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके रखता है, संचित रहता है एनर्जी वहाँ ग्लाइकोजन के रूप में। और यकृत में अब देखिएगा 2 ठो प्रोटीन होता है, नाम सुने होंगे, प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त थक्का जाने में मदद करता है। अब ये एक ठो होगा फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये रक्त के थक्का जाने में मदद करता है। और यहीं पे एक ठो और पाया जाता है हिपेरिन, नाम सुनेंगे, जो थक्का जमने से रोकता है यकृत में। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर। निम्न में से कौन गर्म खून युक्त प्राणी है, कौन गर्म खून युक्त प्राणी है। पहला है व्हेल, दूसरा है व्हेल शार्क, तीसरा है टोड, चौथा है ड्रेको। बताइए गर्म खून युक्त प्राणी। हम लोग का खून कैसा रहता है, हम लोग का भी गर्म रहता है खून। तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, हम लोग यदि स्तनधारी में देखें, स्तनधारी में जैसे कि मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, व्हेल, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पहला व्हेल होगा। तो कुत्ता, बिल्ली, व्हेल हो गया, मनुष्य हो गया, सबका खून स्तनधारी में गर्म रहता है। और पक्षी में देखें तो जैसे सुने होंगे आप लोग, ये कबूतर, कबूतर तो आम बात है, देखे होंगे, बहुत आदमी खाता भी है। तो कबूतर हो गया, गौरैया हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, हमिंग बर्ड हो गया, ये सब का क्या होता है, गर्म खून रहता है पक्षी में। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां नंबर। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है। ह्यूमेरस, अस्थि मज्जा, तीसरा है फीमर, चौथा है कमर की हड्डी। बताइए मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, पता होगा, पढ़ते आते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। और अस्थि मज्जा के बारे में पता होगा, आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, और पलिया में ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर। फेफड़े के आवरण को क्या कहते हैं, फेफड़े के आवरण को क्या कहते हैं। प्लूरा, पेरिकॉर्डियम, पेरिटोनियम, और चौथा क्या है, फिजियोथेलियम। बताइए
क्या होगा आंसर? फेफड़े के आवरण को क्या कहते हैं? प्लूरा, पेरिकॉर्डियम, पेरिटोनियम और मेसोथेलियम। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लूरा। प्लूरा भी बोला जाता है, इसको प्लूरल भी बोला जाता है, प्लूरल भी बोला जाता है। इससे क्या होता है? जो बाहरी आवरण होता है, झिल्ली है, कठोर झिल्ली है जो सुरक्षा करता है, और इसमें दायां फेफड़ा जो होता है बाएं से आकार में कुछ थोड़ा बड़ा होता है, ये भी जान लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां नंबर, निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है? निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है? पहला है केवल ठोसों और द्रवों में, दूसरा है केवल द्रवों और गैसों में, तीसरा है केवल गैसों और ठोसों में, चौथा है ठोसों, द्रवों तथा गैसों में, तीनों में। किसमें होगा बताइए? किसमें संवहन होता है बताइए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन बी होगा, केवल द्रवों और गैसों में। संवहन क्या है? यह ऊष्मा स्थानांतरण की क्या है? एक विधि है, जहाँ तरल पदार्थ जैसे गैस और द्रव जो होता है उसमें क्या होता है? अणुओं की गति के कारण ऊष्मा स्थानांतरण होता है, संवहन। इसका आंसर केवल होगा बी, द्रवों और गैसों में। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर, कार के रेडिएटर में पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? कार के रेडिएटर में पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? पहला ऑप्शन है इसका घनत्व कम होता है, दूसरा आसानी से उपलब्ध अधिक होती है, तीसरा इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, और चौथा इसका क्वथनांक कम होता है। बताइए कार के रेडिएटर में पानी का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन, किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन सी के साथ। क्यों? क्योंकि इसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जिसके कारण क्या है? बहुत अधिक ऊष्मा उससे खींच के और उसको बहुत अधिक समय तक उसको ठंडा रखता है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है? आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन है निश्चित आवृत्ति, दूसरा है निश्चित आयाम, तीसरा है आवृत्ति तथा आयाम में परिवर्तन, और चौथा है केवल आयाम में परिवर्तन। बताइए आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है? इसमें जान लीजिए आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या होता है? इसमें होता है सिग्नल की आवृत्ति परिवर्तित होती है। इसमें आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या होती है? सिग्नल की आवृत्ति परिवर्तित होती है, जिसमें क्या रहता है? आयाम क्या रहता है? नियत रहता है, माने निश्चित रहता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? डेविएशन सबसे कम किसका होता है? ऑप्शन है पहला पीला, दूसरा हरा, तीसरा बैंगनी, चौथा लाल। कौन सा रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? इम्पोर्टेंट है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्यों सबसे कम विचलित होता है? इसमें जान लीजिए क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका विचलन सबसे कम होगा। और बैंगनी का क्या होता है? बैंगनी का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, सामान्य नेत्र की सुस्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? सामान्य नेत्र की सुस्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? पहला है 35 सेंटीमीटर, दूसरा है 25 सेंटीमीटर, तीसरा है 45 सेंटीमीटर, चौथा है 15 सेंटीमीटर। बताइए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसके साथ जाएंगे हम लोग? जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, दूसरा ऑप्शन के साथ जाएंगे, 25 सेंटीमीटर होता है। 16वां नंबर देखिए क्वेश्चन आज का 46 नंबर है, यानी 16वां नंबर क्वेश्चन है। 4 ठोर बचा है, 50 तक है, टोटल 20 क्वेश्चन है। समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी है? समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी है? पहला ऑप्शन है 12.3%, दूसरा है 1%, तीसरा है 3.5%, चौथा है 10%। बताइए समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी होती है? किसके साथ जाएंगे हम लोग? ऑप्शन होगा इसका सी,
मतलब इसको ऐसा कर सकते हैं कि 35 ग्राम पर लीटर होता है, मतलब प्रत्येक 1000 ग्राम पानी में यदि हम बोलें तो 35 ग्राम नमक होता है समुद्र के। तो इसका आंसर क्या होगा? 3.5% होगा इसका आंसर। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, चिल्ली सोरा किसका सामान्य नाम है? चिल्ली सोरा किसका सामान्य नाम है? पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा है सोडियम नाइट्रेट, तीसरा है सोडियम नाइट्राइट और चौथा है पोटेशियम नाइट्राइट। बताइए चिल्ली जो सोरा है किसका सामान्य नाम है? तो इसका क्या जाएंगे हम लोग? ऑप्शन क्या होगा? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट होता है, जिसको क्या कहते हैं? चिली साल्ट पीटर भी कहते हैं इसको, चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर भी कहते हैं इसको। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट के साथ जाएंगे। अगला देखिए 18 नंबर, निम्न में से कौन से कण परमाणु नाभिक में उपस्थित होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित रहता है? पहला ऑप्शन है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन एवं पॉजिट्रॉन, चौथा है न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन। बताइए परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? वो सिंपल है P+N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको क्या कहते हैं? इसको द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। अगला देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय संयंत्रों में जो ग्रेफाइट का प्रयोग है किस रूप में किया जाता है? पहला है ईंधन, दूसरा है स्नेहक, तीसरा है मंदक, चौथा है विद्युत संवाहक। बताइए ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किस लिए किया जाता है? एक ठोर नाम सुने होंगे आप लोग, D2O, भारी जल जिसको बोलते हैं हैवी वाटर। तो इस मंदक के रूप में करते हैं वो लोग इसका प्रयोग ग्रेफाइट और D2O का। आंसर क्या? और आइए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 50वां नंबर यानी 20वां नंबर क्वेश्चन साइंस का है। क्वेश्चन है पुरानी किताबों के पन्नों का रंग भूरा हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? पुरानी किताबों के पन्नों का रंग भूरा हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? पहला लगातार उपयोग करना, दूसरा है वायु का संचरण ना होना, तीसरा है धूल के एकत्र होने से, चौथा है सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण। बताइए पुरानी किताबों जो है उसका पन्नों का रंग भूरा क्यों हो जाता है धीरे धीरे? उसमें ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें जो होता है सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है? पुरानी किताबों का रंग भूरा हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? फॉक्सिंग कहते हैं, कागज का फॉक्सिंग भी कहते हैं इसको। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेलुलोज का ऑक्सीकरण। तो चलिए रखते हैं आज का यहीं तक सेशन। 20 क्वेश्चन हो गया, आप लोग देखे होंगे कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाएँ। आइए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को यदि अच्छा लगे तो, और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।